हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2022 की। 1 अप्रैल 2022 से जेड एक नया पार्टनर उनको ज्वाइन कर रहा है। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे रहेगा? उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एक्स अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के 1/4 को सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे ही वाई अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है जेड के लिए। गुडविल पूरी फर्म की दी गई है 1,60,000 रुपए, जिसमें से 2/5 शेयर ऑफ गुडविल जेड लेकर आ रहा है और 1.5 लाख रुपए अपनी कैपिटल कैश में लेकर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। बनाना क्या है? इवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स और ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब नए पार्टनर के ज्वाइन करने के बाद जो पहली बैलेंस शीट बनेगी वो आपको बनानी है। तो किस तरह से देखो, ऑनलाइन सेशन अगर आप चाहते हो, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए अकाउंट्स के ऑनलाइन सेशंस हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर दो पार्टनर है एक्स और वाई। ओल्ड रेशियो आपके पास है 5:3। जेड का शेयर कैसे होगा? उसके लिए एक्स और वाई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। तो एक्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है 5/8। 5/8 और क्वेश्चन में कहा है कि वो अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। तो 5/8 का 1/4 कितना हो जाएगा? 5/32। ये वो फ्रैक्शन है जो वो सरेंडर कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही वाई, वाई अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब कि 3/8 का 1/3 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वो निकल कर आएगा 1/8। तो इन दोनों ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया वो आपके पास फ्रैक्शन में आ गया। तो अब देखो, जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बन जाएगा? इन दोनों ने सरेंडर क्यों किया है? ताकि जेड को प्रॉफिट मिल सके। इन दोनों ने जितना सरेंडर किया है, ये दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला करके जो सरेंडर किया है वो जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा। तो एक्स और वाई का दोनों का मिला लो, आप ऐड करो, टोटल करने पर आपके पास जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया है 9/32। अब यहाँ पर एक्स और वाई ने जो सरेंडर किया है, सेक्रीफाइस किया है, आपको गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ ये जो दोनों ने इन दोनों पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर्स ने अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कुछ ना कुछ सरेंडर किया है, तो इसी को ही आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए यूज करोगे। फ्रैक्शन दोनों की दी गई है, आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करना होगा, जिसके लिए आप एलसीएम निकालोगे। तो आपके पास रेशियो आ गई है 5:4। या आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब यहाँ पर जो एक्स और वाई ने अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर दिया, तो पहले वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट उनका नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। तो अब वो कितना है वो आपको निकालना है। तो एक्स न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 5/8 उसका ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग है, और उसने सेक्रीफाइस कितना किया है? 5/32। यहाँ पर इसको माइनस कर दोगे तो ये नई फ्रैक्शन आ जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग उसको आगे चल करके प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से वाई का देखो, वाई का ओल्ड रेशियो में 3/8 है। सेक्रीफाइस जो किया है, सरेंडर उसने छोड़ दिया है, रिड्यूस हो गया उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/8। तो अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको एलसीएम नहीं निकालना, डायरेक्टली न्यूमरेटर को माइनस कर दो 2/8। आपके पास वाई का न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ तीनों पार्टनर्स का आपके पास फ्रैक्शन आ गई है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। तो इन फ्रैक्शन को आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल के सॉल्व करो और न्यू रेशियो आ जाएगी 15:8:9। अब बारी आती है गुडविल की एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर आपके पास न्यू रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है। तो ये जो गुडविल आपके पास है, ये पूरे फर्म की गुडविल है आपके पास, 1,60,000 रुपए पूरे फर्म की गुडविल। इसमें से जेड का शेयर कितना बनता है वो आपको निकालना है। तो जेड का शेयर कितना बनेगा? जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसी हिसाब से उसकी गुडविल भी बनेगी। तो 9/32 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो 1,60,000 का 9/32 फ्रैक्शन में कितना अमाउंट बनेगा? हो जाएगा 45,000 रुपए। ये वो अमाउंट है जो उसको गुडविल लेकर आना है। इस गुडविल को आपको क्या करना है? जिन पार्टनर्स ने, एक्स और वाई ने, उसके लिए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर किया है,
उनको ये ट्रांसफर किया जाएगा उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, उनको कंपनसेट किया जाएगा। तो एक्स और वाई का आपने निकाल लिया 25,000 और 20,000। अब क्या कहा गया है कि ये जो 45,000 रुपए ये पूरा नहीं लेकर आ रहा, ये इसका 2/5 पार्ट लेकर आ रहा है कैश में। तो 2/5 पार्ट कितना हो जाएगा 45,000 का? 18,000। 18,000 रुपए वो कैश में लेकर आ रहा है। बैलेंस कितना बच गया? 45,000 माइनस 18,000, बैलेंस 27,000 वो अभी नहीं लेकर आ रहा, वो पेंडिंग है। अब जर्नल एंट्रीज देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट करोगे 1,68,000। क्यों? क्योंकि वो देखो कैश में लेकर आ रहे हैं गुडविल और कैपिटल। 1,50,000 कैपिटल और 18,000 गुडविल के लेकर आ रहा है। तो टोटल हो गया 1,68,000 रुपए जो वो लेकर आ रहा है कैश। गुडविल सॉरी कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है? 1.5 लाख रुपए, जिसे आप जेड्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। उसके कैपिटल अकाउंट के लिए 1.5 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। जो गुडविल लेकर आ रहा है उसके लिए जितनी लेकर आ रहा है, जितनी वो पेमेंट कर रहा है, उसको आप कहाँ डालोगे? प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट 18,000। 45,000 नहीं, जितनी लेकर आ रहा है पेमेंट कर रहा है उसको हम किस में डालेंगे? प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट 18,000। फिर से सुनो, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है 45,000। 45,000 में से 18,000 वो कैश लेकर आ रहा है और बाकी 27,000 अभी पेंडिंग है। तो जो लेकर आ रहा है 18,000 अमाउंट वो पेमेंट कर रहा है, उसको आप सिर्फ डालोगे प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट में, गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए। ये हो गया क्लियर। अब ये 18,000 किसके हैं? ये 18,000 एक्स और वाई के हैं 5:4 की रेशियो में। तो यहाँ पर प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट आपको क्या करना है? खत्म करना है। बुक्स में आप शो नहीं करोगे गुडविल को, तो इसको खत्म करना है। इसका बैलेंस नील करना है आपको। यहाँ क्रेडिट है, उसको डेबिट करना है 18,000। ये बैलेंस खत्म हो गया। अब ये खत्म कर रहे हो तो इसका बैलेंस कहीं ना कहीं तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये किसके पास जाएगा? ये पेमेंट किसके लिए आई है? एक्स और वाई के लिए। तो एक्स और वाई में पहले इस 18,000 को 5:4 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 10,000 और 8,000 आ जाएगी। आप कहोगे मैम आपने ये कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेशन है टोटल की 45,000, लेकिन हमें कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स में आप उसकी पोस्टिंग कैसे करोगे? इसके लिए आपको अलग अलग ही अमाउंट बाइफरकेट करनी पड़ेगी 5:4 की रेशियो। अदरवाइज हम इसको डायरेक्टली इतना भी कर सकते थे, अगर या तो वो पूरी पेमेंट आता या पूरी की पूरी पेमेंट नहीं ला, तब हम इन अमाउंट से डायरेक्टली पोस्टिंग कर सकते थे। लेकिन उसने कुछ फ्रैक्शन लेकर आ रहा है और कुछ फ्रैक्शन नहीं लेकर आ रहा, उसकी वजह से हमको यहीं पर ही 5:4 की रेशियो में जो लेकर आ रहा है उसको भी डिवाइड करना है, और जो नहीं लेकर आ रहा तो उसके लिए भी उसको छोड़ेंगे नहीं। उसका कौन सा अकाउंट बनेगा? जो गुडविल का शेयर वो लेकर नहीं आ रहा उसके लिए हम उसका खोलेंगे जेट्स करेंट अकाउंट। डेबिट करोगे 27,000, पेंडिंग दिखाओगे कि उससे ये पैसा हमको लेना है। किस लिए? गुडविल के। और ये शेयर किसका है? एक्स और वाई का। उसी रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5:4 की रेशियो में। तो यहाँ पर एक्स के पास जाएगा 15,000 और वाई के पास 12,000। तो अब देखो इन दोनों का टोटल करके देखो, 10,000 एक्स का यहाँ है, 15,000 ये है, तो 25,000 हो गया। यहाँ पर वाई का 8,000 प्लस 12,000 20,000 हो गया। आई होप क्लियर हो गया। तो दोनों का शेयर जितना बनता है उतना ही हमने ट्रांसफर किया, लेकिन जितना वो लेकर आया और जितना पेंडिंग है उसको हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है, अलग अलग एंट्री बनाई है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा, बाकी बची हुई पेमेंट वो हम उसके करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे, और जितना ये अमाउंट है ये किसके पास जाएगा? किसको मिलना है? एक्स और वाई को। तो उनके अकाउंट में तो आप क्रेडिट कर दोगे, उनके कैपिटल अकाउंट। अब आपको पार्टनर्स अकाउंट इसने कहा है बनाने के लिए क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे जल्दी से, और डायरेक्टली यहाँ से इसको पोस्ट कर देंगे, ताकि आपकी कोई भी एंट्री मिस ना हो और कंफ्यूजन ना हो, कोई चीज रह ना जाए कि क्या चीज करनी थी। कई बार लास्ट में हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीजें पोस्ट करनी भूल जाते हैं, तो हम साथ के साथ करेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस आपको बैलेंस शीट से मिल जाएंगे यहाँ से। और अब यहाँ पर देखो क्या क्या एंट्री आई है। जेड की कैपिटल अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डालो जो उसने कैश लेकर आ रहा है। गुडविल वाली अमाउंट उसके यहाँ पर नहीं आएगी कैपिटल अकाउंट में, वो एक अलग अकाउंट है प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट, वहीं पर ही जाकर के उसको वहां से खत्म करना है, उसका बैलेंस वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैपिटल के साथ इसको मिक्स नहीं करना। उसके बाद एक्स और वाई के पास आपने ये पैसा ट्रांसफर किया, तो देखो यहाँ पर प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को आप पर्टिकुलर्स में लिखो, और एक्स और वाई को जितना जितना पैसा जिनका बनता था क्रेडिट कर दिया। इसके बाद जेट्स करंट अकाउंट
आपने डेबिट किया है और दोनों के अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया। तो जेड का ये करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट नहीं है, तो आप इसको इसके साथ मिक्स मत कर देना, यहाँ पर एंट्री मत करना करंट अकाउंट की। आपको सिर्फ एक्स और वाई की जो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है वही एंट्री करनी है, 15,000 और 12,000। ये जेड करंट अकाउंट हमने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स और वाई की पोस्टिंग करनी है और इन दोनों के साथ जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो है जेड करंट अकाउंट। आई होप क्लियर हो गया, यहाँ तक आपने इसकी पोस्टिंग भी कर ली। अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन में क्या कहा है। इस क्वेश्चन में आगे देखो, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व आ रहा है 40,000 रुपए का, उससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन। यहाँ पर रिजर्व है 40,000 और इसके अगेंस्ट क्लेम आ रहा है आपके पास 16,000 रुपया। तो हमने ये रिजर्व क्यों बनाया, हमने रिजर्व इसीलिए बनाया ताकि कभी भी वर्कर्स का कोई क्लेम आता है तो वो हम इससे मीट कर सके, उस खर्चे को हम इस रिजर्व से मीट कर सकते। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको पता होता है कि क्या चीज उनके इमरजेंसी में उनको जरूरत पड़ सकती है, कौन से ऐसे खर्चे सडनली उनके आ सकते हैं, तो उनके लिए वो अलग से रिजर्व्स बना के रखते हैं ताकि वो एकदम से उस पैसे को या एकदम से बड़ा एक्सपेंस ना उनको परेशान करे, तो वो उस रिजर्व से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ रहा है 16,000 का, हमारे पास रिजर्व कितना है 40,000 रुपए। एक तरह से वो पॉकेट मनी है जो आप कलेक्ट करते हो कोई चीज खरीदने के लिए। तो आपके पास पॉकेट मनी अगर सफिशिएंट होती है तो आप आराम से अपना सामान खरीद पाते हो। वही चीज है, इस रिजर्व से हम इस क्लेम को बहुत इजीली एडजस्ट कर देंगे। वर्कर्स ने क्लेम किया 16,000 रुपए, हमारे पास रिजर्व है, हम इसमें से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ क्लेम है तो हम वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व को ही एडजस्ट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 16,000, जितने का क्लेम है उतना ही आप रिजर्व से एडजस्ट करोगे। आपने उतनी ही पॉकेट मनी यूज की जितने का सामान आपको चाहिए आपने खरीदा, तो वही चीज है यहाँ पर रिजर्व में से भी आपने उतनी ही अमाउंट यूज की जितने का क्लेम। अब यहाँ पर जो क्लेम है उसके लिए आप प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट क्रेडिट करोगे, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड पर शो करोगे 16,000 को। अभी आपने पेमेंट नहीं किया, अभी उसका प्रोविजन किया है, क्लेम आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ ये 16,000 रुपए आपका क्लेम में आ गया, रिजर्व से ही आपने एडजस्ट कर दिया, खत्म हो गया। अब आपका रिजर्व कितना बच गया, आपने कुछ पैसा यूज कर लिया तो बाकी का रिजर्व कितना बचा, 40,000 में से 16,000 माइनस कर दो तो अब बच गया है 24,000। यहाँ पर आगे पार्टनर्स क्या करना चाहते हैं रिजर्व्स का, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे, जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। तो अब जो 24,000 का ये प्रॉफिट बच गया है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3 की रेशियो में। ये रिजर्व अब आपका खत्म हो जाएगा, तो इसका बैलेंस आपको खत्म करना है तो क्या करोगे, ये क्रेडिट बैलेंस है आप इसको डेबिट कर दोगे। कुछ तो डेबिट आपने 16,000 यहाँ कर दिया, बाकी बचा हुआ डेबिट 24,000 यहाँ हो जाएगा, और इसका बैलेंस अब आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट है इसलिए उनके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 15,000 और 9,000। तो ये बैलेंस आपका खत्म हो गया। अब आपकी बैलेंस शीट में इसका एक बैलेंस नहीं शो किया जाएगा, आपकी बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा। यहाँ पर आपने इस अकाउंट को खत्म कर दिया, बैलेंसेस आपने ट्रांसफर कर दिए हैं पार्टनर्स के अकाउंट में, लेकिन आपकी बैलेंस शीट में ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट लाइबिलिटी साइड पर जरूर आएगा। याद रखना, क्वेश्चन करते हुए ये छोटे छोटे पॉइंट्स या तो लिख लो साइड पर या याद रखना बैलेंस शीट बनाते हुए। इसके बाद अब बारी आती है रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन में देखो, सॉरी यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है उसको साथ के साथ अकाउंट में पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो 15,000 और 9,000 रुपए। अब आती है बारी रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कह रहा है ये, प्रीमिसेस जो है इंक्रीज्ड टू 2 लाख रुपीज, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए हो गई है, 2 लाख रुपए हो गई है, मतलब प्रीमिसेस आपकी 1.5 लाख रुपए थी, अब वो 2 लाख रुपए हो गई है, तो 50,000 रुपए की एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। एसेट में इंक्रीज होना मतलब फायदा, फायदा मतलब वैल्यूएशन अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। इसी तरह से स्टॉक, स्टॉक का भी स्टॉक देखो, प्रीमिसेस इज टू बी इंक्रीज्ड टू 2 लाख और इंक्रीज्ड बाय 5,000, समझ रहे हो मीनिंग। तो 5,000 से बढ़ गया, स्टॉक कितने से बढ़ गया, 5,000 से बढ़ गया। यहाँ पर टू और बाय का मीनिंग देखो क्या है, दोनों के लगने से मीनिंग किस तरह से चेंज हो रहा है। इस स्टेटमेंट को अलग अलग पढ़ो, प्रीमिसेस इज टू बी इंक्रीज्ड टू
2 लाख रुपीज। प्रीमिसेस की वैल्यू 2 लाख रुपए तक बढ़ानी है, 2 लाख रुपए तक करनी है, तो 1.5 लाख से 2 लाख करनी है, 50,000 बढ़ा। और स्टॉक स्टॉक इंक्रीज्ड बाय ₹5,000, स्टॉक 5,000 से बढ़ गया, 5,000 से बढ़ गया है, तो 1,25,000 है और 5,000 से बढ़ गया है, मतलब 1,30,000 हो गया। तो यहाँ पर दोनों एसेट्स इंक्रीज हो गई है, वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट करो 50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट करो 5,000 और इवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 55,000। इवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है, डायरेक्ट उसी में पोस्टिंग कर दो, फॉर्मेट तैयार रखो, जो जो बनाने के लिए कहा जाता है आप उनके फॉर्मेट पहले ही जल्दी से तैयार रखो ताकि आप जल्दी जल्दी पोस्टिंग कर सको। और ये हैबिट आप शुरू से रखोगे तो आप क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट कर पाओगे बिना मिस्टेक के। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर हम प्रीमिसेस और स्टॉक बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार रखना है, प्रीमिसेस और स्टॉक की वैल्यू साथ के साथ आप पोस्ट कर दो। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्रेडिटर्स जब उन्होंने लाइबिलिटी को सारा चेक किया तो वो निकल कर आ रहे हैं 60,000 रुपए, आपने कितने शो किए हुए 50,000, तो 60,000 है टोटल क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि जो एक बिल है जो आपने सामान खरीदा था उसका आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, कितने का रिकॉर्ड नहीं किया, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 50 है यहाँ 60 है, तो वो बिल की अमाउंट क्या है जो आपने रिकॉर्ड नहीं की, वो है 10,000 रुपए। तो आपकी यहाँ पर देखो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रेडिटर्स पहले से बढ़ गए, 10,000 रुपए से बढ़ गए, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो आपका नुकसान हो गया, नुकसान तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट करोगे 10,000 रुपए, और क्रेडिटर्स ये भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। लाइबिलिटी अगर बढ़ गई है तो आप और क्रेडिट ही करोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करो 10,000, तभी तो इसका बैलेंस 60,000 बन जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर लिखो 10,000, अब बैलेंस शीट में साथ के साथ लिखो क्रेडिटर्स 60,000। इसके बाद यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट है 12,000 रुपए और प्रीपेड सैलरीज है 2,000। आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या मतलब है, किसी को रेंट की पेमेंट करनी है और आपने अभी तक पेमेंट नहीं की, तो ये एक लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो आपने रिकॉर्ड नहीं की और लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो मान लो तो आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान है तो आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट जो लाइबिलिटी है उस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट साइड पर यहाँ पर आ जाएगा 12,000 रुपए। क्लियर है? इसके साथ ही साथ बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखो 12,000। अब बारी आती है प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरीज का क्या मतलब है, किसी को आपने सैलरी एडवांस पे की हुई है, तो ये आपके लिए क्या है, एक तरह से एसेट है, आपके लिए फायदा है। तो एसेट है, एसेट बढ़ गई, अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई, तो आपके लिए फायदा हो गया, फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, और यहाँ पर लिखो प्रीपेड सैलरी 2,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये एसेट है तो आप एसेट साइड पर साथ के साथ बैलेंस शीट में लिखो 2,000 रुपए। इसके बाद लाइबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली ₹10,000। जो क्या कह रहा है, जो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड लाइबिलिटी आनी है या होनी है वो सिर्फ 10,000 रुपए है, 15,000 नहीं। आपने कितनी लिखी हुई है 15,000 रुपए, तो 15,000 नहीं है 10,000 रुपए है, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। फंड आपको कम अमाउंट से बनाना है तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, इसका मतलब फायदा हो गया, फायदा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दो। आई होप क्लियर है? फायदा है, इनकम है, एसेट बढ़ रही है, तो आप कहाँ लिखोगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट से। अगर नुकसान हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या एसेट डिक्रीज हो रही है, तब आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड। तो यहाँ पर आपका ये प्रोविडेंट फंड अमाउंट आ जाएगी 5,000 रुपए, क्योंकि ये लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई। प्रोविडेंट फंड को डायरेक्टली अब यहाँ पर भी लिखो 10,000 रुपए। आई होप क्लियर है अब आपको। अब बारी आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करने। डेबिट साइड का टोटल कम है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नए पार्टनर का इसमें कोई लेना देना नहीं। तो कितना आया है 40,000 का, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है 40,000 रुपए। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को 5:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो एक्स और वाई में, एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको बंद करना होता है, क्लोज करना होता है, इसका बैलेंस नील करना है। लेकिन अब इसका जो बैलेंस है 40,000 का, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एक्स और वाई के अकाउंट में। प्रॉफिट आ रहा है तो उनके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे जितना जिसका शेयर बनता है ओल्ड रेशियो के,
तो यहाँ पर लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स और यहाँ पर 40,000 और ये आपका हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब ये जो कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस है यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो 25,000 और 15,000। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज और रह गई है आपकी बैलेंस शीट में, यहाँ देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आ रहे हैं 16,000। जैसा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ऐसे ही एक्यूमुलेटेड लॉसेस एक्सपेंसेस अगर कोई है आपके तो वो भी आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं ओल्ड रेशियो। तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या है? एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आप एक ही बार में अगर बड़ा खर्चा कर देते हो और उसका बेनिफिट आपको लंबे टाइम तक मिलता है, लंबे समय तक मिलता है, लेकिन अब आपने तो आप उस एडवर्टाइजमेंट खर्चे को आप पूरा एक बार में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते, आप उसको कुछ सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो कुछ आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल करके खर्चा बुक कर दिया और जो नहीं बुक करा होता हम उसको एसेट साइड पर शो करते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर ये बिजनेस एक तरह से क्लोज हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो हम वहां पर क्या करेंगे? ऐसा पार्टनर्स ने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि वो इसको कैरी ऑन करना चाहते, तो हम क्या करेंगे? ये जो एक्यूमुलेटेड खर्चा है इसको भी आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये 16,000 रुपए आप इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे क्योंकि आगे बिजनेस आप लेके नहीं जा रहे हो इसको, और ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा का फायदा आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो आप इसको खत्म कर दोगे, इस अकाउंट को क्लोज कर दोगे। तो डेबिट बैलेंस है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपका क्रेडिट हो जाएगा, 16,000 से लॉस है, ये एसेट थी लेकिन अब आपको इससे फायदा नहीं हो रहा, आपको इसको खत्म करना पड़ रहा है, लॉस बुक करना पड़ेगा आपको, दोनों अकाउंट को डेबिट करोगे जितना जिसका शेयर। क्लियर है। साथ के साथ पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दो आप 10,000 और 6,000 रुपए डेबिट साइड में, लॉस है इसलिए आप डेबिट साइड पर लिखोगे। अब बारी आती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करने की, तो क्लोजिंग बैलेंसेस निकालो आप। यहाँ पर 3,15,000, 1,73,000 और 1.5 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर लिख दो। एंड में टोटल आ जाएगा 3,25,000, 1,79,000 और 1.5 लाख। आई होप यहाँ पर ये पार्टनर से कैपिटल अकाउंट भी आपका क्लियर हो गया, खत्म हो गया, दो अकाउंट आप बना चुके हो, बैलेंस शीट आपकी बनने वाली है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब यहाँ पर आपको चेक करने हैं आपने क्या क्या लिख लिया। बैंक लिख लिया है? नहीं लिखा तो बैंक को लिखो 29,000। बैंक के साथ आपको याद रखना है जो आपकी कैपिटल आई है जेट की वो आपने कैश में रिसीव की है। यहाँ पर देखो लिखा था कि उसने कैपिटल किस में लेकर आ रहा है, वो कैश में लेकर आ रहा है, गुडविल का शेयर जो लेकर आ रहा है वो भी कैश में लेकर आ रहा है, तो कैश अकाउंट आपका आ जाएगा 1,68,000। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जब ये क्वेश्चन करते हैं तो हमें अपने दिमाग को एक्टिव रखना होता है, अपनी छोटे छोटे ये पॉइंट्स क्वेश्चन में याद रखने होते हैं कि कहाँ हमने क्या एडजस्टमेंट किया। तो कैश अकाउंट आ गया आपका 1,68,000। इसके बाद डेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ था, 1,80,000। स्टॉक आप लिख चुके हो, प्रीमिसेस हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस खत्म हो गए, अब क्या रह गया? तब हो गया इस साइड पर। अब देखते हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपके जो बैलेंसेस आपने निकाले थे वो आ जाएगा, टोटल आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या आपने सब कुछ लिख लिया है? क्या कुछ रहा तो नहीं? याद करो कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट की थी। गुडविल की एडजस्टमेंट से रिलेटेड जेड का करंट अकाउंट था 27,000 का, डेबिट बैलेंस था जो कि आपको एसेट साइड पर लिखना है क्योंकि आपको उससे पैसे लेने हैं। इसी तरह से आपका क्या बना था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। आप जब यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको ये देखते ही याद आना चाहिए कि इससे रिलेटेड हमने एक क्लेम भी बनाया था, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 16,000 का, वो भी आपको लिखना है, वो बैलेंस शीट में आएगा। बाकी 24,000 का आपने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। अब बारी आती है चेक करते हैं टोटल लाइबिलिटी और एसेट साइड का। अगर दोनों का मैच कर जाता है तो इसका मतलब आपने कोई भी मिस्टेक नहीं किए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट है और करेक्ट है। तो हमारा मैच कर रहा है इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर फिर भी है कहीं ना कहीं कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो कि मैम मुझे यहाँ पर डाउट है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल रहा है इस चैनल से, तो लाइक का बटन प्रेस करो, सब्सक्राइब करो ताकि अपडेटेड रहो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड करो, शेयर करो ताकि उन तक ये बेनिफिट पहुंच सके। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको
बता चुकी हूँ। गुड बाय एंड टेक केयर।